वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज के इस सेशन में हम 29 और 30 दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पोलर बियर के बारे में है। पोलर बियर जो कि कनाडा के वेस्टर्न हडसन बे में अभी रिपोर्ट किए गए हैं कि उनके मरने की जो दर है वो तेज होती चली जा रही है और उनकी संख्या इस वजह से काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। पोलर बियर्स ये लार्जेस्ट बियर होते हैं पूरी दुनिया में जो पाए जाते हैं। ये क्रिटिकल प्रेडेटर्स हैं। क्रिटिकल प्रेडेटर होने का मतलब ये है कि जो फूड वेब होता है उसमें या जो फूड चेन होती है ये उसमें बिल्कुल टॉप पर आते हैं। आर्कटिक रीजन में ये सबसे टॉप प्रेडेटर माने जाते हैं, मतलब इनका शिकार करने वाला कोई नहीं है, यही शिकार करते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका सबसे वर्स्ट इफेक्ट भी फेस कर रहे हैं। ये कई सारे रीजन्स में आपको मिल जाएंगे। आर्कटिक ओशन में जो सी आइस या फिर एडजेसेंट कोस्टल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको इनकी पॉपुलेशन मिल जाएगी। कंट्रीज़ की अगर आप बात करो तो ये आपको कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जो अलास्का का रीजन है वही बर्फीला एरिया है तो वहीं पर मेजरली पोलर बेयर्स पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो सी आइस जहाँ पर ये ट्रैवलिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, आराम करते हैं, मीटिंग करते हैं, वहीं पर ये बेसिकली रिलाई करते हैं। कई बार इनकी अपनी गुफा या मांद भी होती है, उसमें भी ये रहना पसंद करते हैं। फूड की बात करें तो ये ऑमनीवर्स होते हैं। इन जनरल ये सील्स पर हमला करते हैं, उन्हें ही हंट किया करते हैं, लेकिन अगर इंसान मिल जाएं तो उन्हें भी आराम से खा लेंगे, उनको ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कई सारी हॉलीवुड की मूवीज़ भी आपने देखी होंगी जहाँ पर अगर वो आर्कटिक या अंटार्कटिका का कोई सीन दिखा रहे हैं और ह्यूमन एक्सपीडिशन गया हुआ है तो वो अक्सर पोलर बियर्स के अटैक को भी दिखाते हैं। अभी कुछ समय पहले तो एक मूवी हॉलीवुड की आई हुई थी ना, दैट इज़ अगेंस्ट द आइस। उसमें दिखाया था ग्रीनलैंड का पूरा मामला था। ग्रीनलैंड के ऊपर क्लेम कर रहा था अमेरिका और उन्हें ये साबित करना था कि ग्रीनलैंड के पास मतलब उसकी जो टेरिटरी है वो डिवाइडेड नहीं है, वो एक पूरा आइलैंड है। तो इसके लिए वो ह्यूमन एक्सपीडिशन भेजते हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर जो पोलर बेयर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। बड़े डरते रहते हैं वो लोग पोलर बेयर के अटैक से। तो पोलर बेयर सील्स को तो अटैक करते ही हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस से उनका सामना हुआ तो उनके ऊपर भी वो अटैक कर ही देंगे। आईयूसीएन स्टेटस जो है वो उनका वल्नरेबल है। थ्रेट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इनका हैबिटेट लगातार कम हो रहा है, सी आइस कम हो रही है, हैबिटेट इनका फ्रेगमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट भी है। जो पोलर बियर्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो मैमल्स में सबसे कम होता है। इन जनरल ये ट्विन कप्स को एक साथ जन्म देते हैं और जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो अंधे होते हैं, धीमे धीमे उनकी आंखें खुलती हैं। तो पोलर बेयर्स के बारे में हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी देख लेंगे, मिलता जुलता क्वेश्चन जो इसी रेफरेंस में हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम बूस्टर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लोग करने वाले हैं जो कि न्यू ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 तारीख को रविवार है तो उस दिन आप लोग एंजॉय करिए इफ़ यू विश टू, और 2 तारीख से जो आपका सेशन होगा उसमें आपको कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए तरीके से हम लोग जो प्रीलिम बूस्टर है उसे रीओरिएंट करके शुरू करेंगे। तो अभी के लिए पोलर बेयर का ये आर्टिकल कवर करने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में पूछा गया था। दैट इज जस्ट टू शो यू कि इस तरीके के क्वेश्चंस की कौन सा एनिमल हर्बीवोर है या फिर वो किस तरीके से अपनी फूडिंग अवेल करता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2019 का है। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर, some species of fish are herbivore, some species of marine mammals are herbivore, some species of snakes are viviparous। viviparous का मतलब होता है कि इन जनरल स्नेक्स अंडे देते हैं और viviparous का मतलब होता है जैसे मैमल्स बच्चे देते हैं ना, वैसे कई बार जो मैमल्स होते हैं या मैमल्स के अलावा जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो भी बच्चे दे देते हैं। तो कुछ स्नेक्स की प्रजातियां विविपैरस भी होती हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए 4 के चारों ही स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट हैं। सो डी इज योर आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो एनिमल्स वगैरह न्यूज़ में हैं वहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं और आपको इस तरीके की न्यूज़ को भी कवर कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी फॉर्मुलेट की है एक बहुत ही न्यू सी पॉलिसी जहाँ पे वो स्टेशंस को मॉडर्नाइज करेंगे और उनकी जो ये कंपोजिट पॉलिसी है जिसमें वो स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने का प्लान कर रहे हैं, उसी स्कीम को नाम दिया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें क्या किया जाएगा, वैसे जो इमेज है ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, ये इंडिया की इमेज नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा प्लान तो ऐसा ही रहता है कि हम कुछ बहुत ही ग्रैंड बनाएं, बढ़िया बनाएं, जो कि वेस्टर्न जो स्टाइल है मॉडर्नाइजेशन की उससे एट पार हो। जो स्कीम है उसमें हम स्टेशंस को डेवलप करेंगे और जब हम उनका डेवलपमेंट करेंगे, देखिए ये बात सच है कि हम ऑल ऑफ सडन बहुत बढ़िया स्टेशंस डेवलप नहीं कर पाएंगे,
लेकिन जब हम उनका डेवलपमेंट करेंगे तो वो ग्रेजुअल होगा। वो डेवलपमेंट भले ही ग्रेजुअल हो, लेकिन उसमें एक लॉन्ग टर्म विज़न हो। मतलब हमको पता हो कि एग्ज़ैक्टली अगर हम इस पूरे स्टेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो हम क्या अल्टीमेटली बनाने वाले हैं इसको। चाहे वो 10 साल बाद बने, चाहे वो 15 साल बाद बने, बट अल्टीमेटली वो क्या बनना है, उसका प्लान हमें अभी से तैयार करना होगा। और इसे ही कहा जा रहा है कि स्टेशंस पर एक मास्टर प्लानिंग की जाएगी, जो लॉन्ग टर्म बेस्ड होगी। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, भले ही वो अभी छोटे हिस्से में इम्प्लीमेंट हों, लेकिन वो एक बड़े मास्टर प्लान का पार्ट होंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्कीम का? पहला तो ऑब्जेक्टिव वही है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम एक मास्टर प्लान डेवलप करेंगे, और ये जो मास्टर प्लान डेवलप किया जाएगा उसी के बेसिस पर हम काम करेंगे। हालांकि उस मास्टर प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई सारे फेजेस में किया जाएगा, और जो मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज़ हैं हम उसके ऊपर जाएंगे। अभी हमारा क्या फोकस रहता है? हमारा स्टेशन पर जो बेसिक फोकस रहता है वो मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज़ पर रहता है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैवलर्स वहाँ पर हैं उन्हें पानी मिल जाए, उन्हें फूडिंग मिल जाए, उनको लेज़्योर के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए, रेस्ट लेज़्योर तो क्या ही करेगा कोई स्टेशन पे जाके, रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट उनको स्पेस मिल जाए। ये सारी चीज़ें, रेस्ट रूम वगैरह बना दिए जाएँ, वॉशरूम्स वगैरह अच्छे से डेवलप कर दिए जाएँ। ये बेसिक एसेंशियल एमिनिटीज़ हैं। मतलब अगर आप स्टेशन पे ये भी नहीं दोगे ना, तो एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब हमें इसके ऊपर जाना है। हमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है स्टेशंस को, उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर मेंटेन करना है। तो इसके लिए काम किया जाएगा, और ये जो मास्टर प्लान होगा वो उसे ही कैटर करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें देखिए जो अगला पार्ट है वो ये है कि हम नई एमिनिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग एमिनिटीज़ हैं हम उनको अपग्रेड करेंगे। हम रीलोकेट करेंगे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अभी काम करने लायक नहीं है, बहुत पुराने पुराने स्टेशन हैं हमारे पास, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। या तो पुरानी बिल्डिंग्स को हम छोड़ देंगे या फिर उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस कर देंगे। जो काम का स्कोप है वो कितना है? जो मास्टर प्लान है इसमें कुछ एलिमेंट्री डिटेल्स हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। जैसे बाद में अगर हमें रूफ प्लाजा बनाना है, फ्यूचर में भी हमें बनाना है, जैसे खूबसूरत रूफ बनाए जाते हैं स्टेशंस के, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज में भी देखी थी। तो अगर ऐसा कोई रूफ प्लाजा हमें बनाना है, तो चाहे हम अभी भले ही ऐसा कोई रूफ प्लाजा नहीं बना रहे हों, लेकिन जब हम बनाएंगे तो कहाँ और कैसे बनाएंगे, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम आज ही प्रिपेयर कर लेंगे, चाहे वो काम बाद में क्यों ना हो। जो स्टेशंस होंगे उन्हें टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के एम्बिट में चुना जाएगा कि कहाँ पर हमें क्या काम करना है। इस चीज़ को हम फोकस में रखेंगे। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनके यूसेज को रिव्यू किया जाएगा कि क्या वो काम करने लायक हैं, और जो स्पेस है वो पैसेंजर्स के फेवर में रिलीज़ किया जाएगा। मतलब स्टेशंस को और ज़्यादा स्पेशियस बनाया जाएगा। जो एमिनिटीज़ होंगी दिव्यांगजनों के लिए उसे भी इम्प्रूव किया जाएगा। हम ग्रेजुअली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस पे शिफ्ट करेंगे, और ये भी कोशिश की जाएगी कि एस्थेटिकली डिज़ाइंड होर्डिंग्स लगाई जाएं, जहाँ पर जो लोकेशंस वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। काइंड ऑफ डिस्प्ले बोर्ड होगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव अमृत भारत स्टेशन स्कीम के फॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लॉन्च कर रहा है। तो ये तो पूरा आर्टिकल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में हो गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का एक लोन पैकेज साइन किया है। इसमें जो अर्बन सर्विसेज हैं तमिलनाडु में उन्हें इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा। अर्बन सर्विसेज को हम इम्प्रूव करने वाले हैं अगर, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो पूरा प्लान है ये तमिलनाडु स्पेसिफिक है। खैर, उसके पहले हम बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे 1966 में फाउंड किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि हम एक प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एशियन पैसिफिक डेवलप करेंगे। इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इस पूरे रीजन में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है हमें उसे भी इरेडिकेट करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के मनीला में है, तो आप ये भी जानते रहिए। कुछ और बेसिक बातें, टोटल 68 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जिनमें 49 तो आपको विद इन एशिया मिलेंगे। 49 एशिया से ही हैं। जापान के पास सबसे बड़ा प्रपोर्शन है शेयर्स का एशियन डेवलपमेंट बैंक में। उसके बाद जो शेयर्स का प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा है दैट इज़ विद द यूएसए। जापान चूंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इसीलिए जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जापान से होता है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है यूनाइटेड नेशंस में। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये तमिलनाडु स्पेसिफिक एक पूरा प्लान है अर्बन सर्विस प्रोजेक्ट का। इसमें क्या है, जो अर्बन सर्विस प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में जिसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हम बेसिक फोकस रखेंगे वाटर सप्लाई, सीवरेज और
ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने पर। यहाँ पर जो 10 सिटीज़ हैं स्टेट की, उन पर फोकस किया जाएगा। 3 सिटीज़ पर स्पेशल फोकस होगा, कोयम्बटूर, मदुरई और थोटुकुडी पे। जो प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर हम नया अप्रोच ऑप्ट करने वाले हैं, और जो हमारा नया अप्रोच होगा उसमें बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडलिटी को ऑप्ट किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को हम दे देंगे कि ये सर्विस आप तैयार करिए और उसे ऑपरेट भी करिए। ऑटोमेटिक मीटर ऑप्ट किया जाएगा जो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई फर्म हो गई, या कुछ लोग वाटर सप्लायर्स हैं, तो वो अगर बल्क में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक ऑटोमेटिक मीटर लगा देंगे, ताकि अगर वो पानी का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो जो उनका बिजली का बिल जैसे आता है वैसे ही अगर पानी का जो बिल आ रहा है उसको सही तरीके से पे करें। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, सुपरवाइजरी कंट्रोल भी रहेगा, और डेटा एक्विजिशन सिस्टम होगा, पानी कितना इस्तेमाल में लिया जा रहा है, कितना अवेलेबल है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, इसके ज़रिए जो बेसिक वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज हैं उनका हम एक यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दी तमिलनाडु एंड इट्स इंडस्ट्रियल हब्स। तो ये तो पूरा टॉपिक रहा हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और जो उनका अर्बन सर्विसेज प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में है। कितना अजीब है ना कि एक ऐसा अमीबा जो आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग की सेल्स को खाना शुरू कर देता है। ऐसा पहला केस आया है साउथ कोरिया में। पहला इन्फेक्शन ब्रेन ईटिंग अमीबा का, जिसे नेग्लेरिया फॉवलेरी भी कहा जाता है, वो रिपोर्ट किया गया है साउथ कोरिया में। इसके बाद लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और लीथल बीमारी है। अगर किसी को हो गई तो जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला केस साउथ कोरिया का है, ये दुनिया का कोई पहला केस नहीं है। इसके पहले भी इसके कई सारे केस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आ चुके हैं, इसीलिए ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में हमें अच्छी जानकारी है। नेग्लेरिया फॉवलेरी का जो इन्फेक्शन है इसे ही हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। इसके ज़रिए ब्रेन में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। नेग्लेरिया फॉवलेरी एक अमीबा है। अमीबा आपने बचपन की बायोलॉजी क्लास में पढ़ा होगा, ये एक सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये आपको मिट्टी में मिल जाएगा और वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिल जाएगा। ये गर्म पानी में रहना पसंद करता है अमीबा। ये लेक्स में, रिवर्स में, या जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं ना, या जो जियोथर्मल वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो ज़मीन की गर्मी से पानी गर्म हुआ रहता है, उस पानी में ये अमीबा सबसे अच्छा ग्रो करता है। ये 47 डिग्री टेम्परेचर तक खूब आराम से रह लेता है। इनफैक्ट इतना गर्म पानी हो तो ये बढ़िया से फ्लरिश और सर्वाइव करता है। ये आखिर इंसानों तक पहुंचता कैसे है? इंसानों तक पहुंचने का इसका सबसे अच्छा मामला ये होता है कि कोई वार्म वाटर बॉडी है और आप वहाँ पे स्विमिंग करने चले जाएं, डाइविंग करने चले जाएं, तो पानी नाक में जाता है और नाक में ये अमीबा एंटर करने के बाद सीधा माइंड को अटैक करता है और माइंड की सेल्स को एक एक करके नुकसान पहुंचाने लग जाता है। दूसरा, कई बार जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, वो भी गर्म पानी निकालती हैं, तो उस गर्म पानी में भी ये ब्रेन ईटिंग अमीबा पहुंच जाता है। अगर आपने ऐसे पानी से अपना मुंह भी धो लिया तो वो जो अमीबा है वो हमारी नाक के जरिए हमारे माइंड में एंटर करके हमारे माइंड की सेल्स को खाना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक साइलेंट डेथ कॉज करता है। साइलेंट डेथ कैसे कॉज करता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में 1965 में डिस्कवर किया गया। नेग्लेरिया फॉवलेरी ये सभी कॉन्टिनेंट्स में पाया गया है। वायरस या अमीबा की बात करें, इट्स नॉट वायरस, जो अमीबा है वो दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाता है और 16 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया इसने पैम कॉज किया है। पैम का मतलब क्या होता है? पैम का फुल फॉर्म है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। पैम वो इन्फेक्शन, जब ये नेग्लेरिया फॉवलेरी हमारे ब्रेन में एंटर करके ब्रेन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देना शुरू कर देता है, उन्हें खाना शुरू कर देता है, उसी सिचुएशन को पैम कहा जाता है। सीधे सीधे कहूँ तो जब ये ब्रेन ईटिंग अमीबा हमारे दिमाग में घुस जाता है तो उससे जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसे ही हम पैम कहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे नाक के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये कितना खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि 1965 में इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया। तब से लेकर ये दुनिया के कई सारे देशों में जो इसके पेशेंट्स हैं उनको रिपोर्ट किया गया है। अमेरिका में एक जो डेटा है वो बताता है कि अमेरिका में 1965 से लेकर 2021 के बीच में टोटल 164 केसेस आए हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के केसेस के, यानी कि पैम के 164 केसेस आए हैं और इनमें केवल 4 ही ऐसे लोग थे जिनकी जान बच पाई है। मतलब 164 में से इतने सालों में 160 लोग मारे गए हैं। फर्टिलिटी रेट, जान जाने का जो दर है, फर्टिलिटी, इसे आप फर्टिलिटी मत समझिएगा, जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है पैम में। प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी कि पैम, ये बहुत ही खतरनाक है।
पैम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल है। कई बार तो इस बीमारी का पता तब लगता है जब पेशेंट मर जाता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक प्रकार की साइलेंट डेथ कॉज करता है। मतलब एक इंसान को पैम है, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो मर जाएगा, उसके बाद हम पता कर पाते हैं कि एक्चुअली में ये पर्सन ब्रेन ईटिंग अमीबा की चपेट में था। नाउ सिम्टम्स की बात करें तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं पैम के, वो 1 से 12 दिनों के भीतर दिखने लग जाते हैं। सिम्टम्स इनिशियली बहुत ही मॉडरेट होते हैं और बाद में बहुत ही ग्रेव हो जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स में हेडेक होगा, फीवर होगा, नोजिया या वोमिटिंग फील होगी। जो सेकंड स्टेज होता है उसमें गर्दन का जाम हो जाना, सीजियोर्स आना, मेंटल स्टेटस का अल्टर होना या हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई अमीबा आपके दिमाग के सेल्स को खा रहा हो तो हेलुसिनेशंस तो वाजिबी है, और सीरियस केसेस में जो पेशेंट होते हैं वो कोमा में भी जा सकते हैं। ब्रेन की सेल्स के साथ छेड़छाड़ होगी तो कोमा में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि एक इंसान से पैम दूसरे इंसान को हो सकता है, ऐसी कोई एविडेंसेस हमारे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये पानी में पाया जाने वाला अमीबा है, ये वाटर वेपर में हवा में उड़ता हुआ मिले, इसके भी अभी तक हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है। क्या हमारे पास कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट है? फॉर श्योर हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अगर बीमारी का पता चल जाए तो कुछ ड्रग कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। ट्रीटमेंट अक्सर सक्सेसफुल नहीं होता है, बट कई बार जान बच जाती है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का ये जो मामला आया है, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO के बारे में है। CDSCO ने हाल ही में ज्वाइंट इंस्पेक्शंस लॉन्च किए हैं, जहां पे ड्रग यानी कि दवाइयां मैन्युफैक्चर की जाती हैं उन जगहों पर जाकर, और ऐसा करते वक्त उन्होंने स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद ली है। कुल मिला के ये एक तरीके की इंस्पेक्शन ड्राइव है। दवाइयां जो कंपनीज बना रही हैं वो स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही हैं या नहीं, उनकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या है सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी? एक तरीके से जो CDSCO है यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि CDSCO, ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी होने का मतलब ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथोराइजेशन है उसको अटेन करके ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ इंडिया में अच्छे से बने उनको ओवरसी करते हैं। ये अपने काम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 के एम्बिट में करते हैं। नोडल मिनिस्ट्री इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके लिए नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करती है। CDSCO का काम क्या है? CDSCO दवाइयों को अप्रूव करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करती है, दवाइयों के लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। वो दवाइयाँ जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्ट की जाती हैं, उनकी क्वालिटी सही है या नहीं है, उसे भी चेक किया जाता है CDSCO के द्वारा। ये जो स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। फर्दर जो CDSCO है ये स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर ज्वाइंटली लाइसेंस ग्रांट करता है जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की क्लिनिकल ड्रग्स हैं जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह, उनके लिए भी। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सभी मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूडिंग जो इम्प्लांट्स होते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस होती हैं वो CDSCO की स्क्रूटनी के बाद ही मार्केट में इस्तेमाल में ली जाएंगी। DCGI की बात करते हैं यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। CDSCO का हेड होता है DCGI। ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं जैसे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, IV फ्लूइड्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए, वो यही करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये तो पूरा मामला CDSCO का रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ई-स्पोर्ट्स के बारे में है। कभी एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ये PUBG वाला है क्या? अगर आपने सुना हो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा में गए हुए थे, तो वहाँ पे एक जो लेडी थी वो अपना कंसर्न रेज कर रही थी कि उनका बच्चा गेम खेलता रहता है और पढ़ता नहीं है। तब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि ये PUBG वाला है क्या? तो लोगों को बड़ा पसंद आया था कि एटलीस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर को PUBG जैसे ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता है। ऑल्दो ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। लेकिन उस समय ये मजाक की बात हुआ करती थी जब हम PUBG को एक कॉमिक वे में प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन PUBG जैसे कई सारे और डिजिटल या ऑनलाइन गेम्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली ई-स्पोर्ट कहते हैं। दुनिया भर में ई-स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और दुनिया भर में
ई स्पोर्ट्स के 5 वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां पर करोड़ों में प्राइज मनी होती है और कई सारे देश ई स्पोर्ट्स को रेगुलर स्पोर्ट कैटेगरी में रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं। तो इंडिया के ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, प्रेशर आ रहा था कि इंडिया को भी ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। हमारी प्रेसिडेंट ने इसी रेफरेंस में जो रेगुलेशंस हैं उनको अमेंड करते हुए अब ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया है और रिक्वेस्ट किया है स्पोर्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जहां पर इन जनरल जो फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं, रनिंग होती है या फिर जो बाकी के स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें आप ई स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड करो। ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट या ऑनलाइन गेम्स ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जहां पर एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर कोई गेम खेलते हैं। वो अलग अलग लोकेशन पे बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं। पबजी काफ़ी पॉपुलर रहा है इंडिया में, आप में भी जानते हो, जहां पर कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं, वो एक साथ मिलकर एक टीम बना के गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार के गेम्स को ई स्पोर्ट या फिर ऑनलाइन गेम कहा जाता है। जो गैजेट नोटिफिकेशन आई है उसके तहत ई स्पोर्ट अब मल्टी स्पोर्ट इवेंट कैटेगरी का पार्ट बन जाएगा। ई स्पोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उनके एम्बिट में देखेगा। मीनवाइल जो ऑनलाइन गेमिंग है उसे मैती के एम्बिट में डाल दिया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एम्बिट में ये अभी भी नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्बिट में है। क्यों? क्योंकि इसे खेलने के लिए आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ई स्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट है जहां पर हम वीडियो गेम्स के कॉम्पिटिशन देखते हैं। नाउ ई स्पोर्ट को एज ए स्पोर्ट रिकॉग्निशन मिल गया। इसको लेकर दुनिया भर में क्या स्टेटस है? यूएस और फिनलैंड जैसे देश ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। जर्मनी जो कि इन मामलों पे थोड़ा कम ही बोलता है, उसने भी ई स्पोर्ट को एक रेगुलर स्पोर्ट का दर्जा दे रखा है। कई सारे और भी देश हैं, साउथ कोरिया के साथ साथ चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, इटली, डेनमार्क, नेपाल, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत इनिशियल फेज में ई स्पोर्ट को स्पोर्ट का दर्जा दिया। यूक्रेन ने 2020 में सितंबर में ऑफिशियली ई स्पोर्ट को रेगुलर स्पोर्ट की कैटेगरी में डाल दिया। तो ई स्पोर्ट दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस अवील कर रहा है और अब इंडिया भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो ये पूरा आर्टिकल ई स्पोर्ट्स पर रहा। देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो H9N2 वैक्सीन के बारे में है। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन चिकन यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं मुर्गियों वगैरह के, उनके लिए डेवलप किया है। ये पहली इंडिजिनियस वैक्सीन है जो कि H9N2 वायरस के अगेंस्ट में काम करेगी। ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। जो वैक्सीन है वो सिग्निफिकेंटली पोल्ट्री फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी और उनका इकोनॉमिक लॉस इससे कम होगा। इसके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए देखिए, ये जो वैक्सीन है ये इंडिया और अब्रॉड दोनों के ही मार्केट स्टैंडर्ड को मीट करती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन है। H9N2 यहाँ पर देखिए दो तरीके के इसके वायरस हैं। एक है लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा है हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। जो हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, वो तो 100% डेथ कॉज करता है, मतलब जिन भी मुर्गियों को ये हो गया वो बचती नहीं है, मर जाती हैं। लेकिन इसका जो लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वो माइल्ड क्लिनिकल डिसीज कॉज करता है। इससे मुर्गियां मरती हैं, पार्शियली मरती हैं, इससे इकोनॉमिक लॉस होता है। ये बहुत तेज तो नहीं होता लेकिन ये कई बार इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे और जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ H9N2। तो जो हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस है ये वैक्सीन उसके लिए नहीं है। ये वैक्सीन एक्चुअली में जो लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है H9N2 उस पर काम आएगी और इससे जो उनका इकोनॉमिक लॉस है वो कम हो जाएगा। तो ये तो पूरा मामला H9N2 वैक्सीन का रहा। देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रीन मेथनॉल यानी कि CH3OH के बारे में है। हाल ही में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है टेक्नीमोंट जो कि इटली की एक कंपनी है उनके साथ, जिसके जरिए हम इंडिया में ग्रीन मेथनॉल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अभी ग्रीन मेथनॉल का क्या मामला है समझिए। मेथनॉल एक लो कार्बन फ्यूल है। मेथनॉल से ऐसा नहीं है कि कार्बन का एमिशन होता ही नहीं है, मेथनॉल से कार्बन का एमिशन होता है। फॉर्मूला देखिए, CH3OH है, इसका मतलब कार्बन तो है। तो अगर मेथनॉल में कार्बन है तो कार्बन का एमिशन तो होगा, लेकिन ये एक लो कार्बन फ्यूल है, मतलब कार्बन का एमिशन इससे बहुत कम होता है। मामला ये है कि मेथनॉल हम बनाते कैसे हैं। मेथनॉल को वैसे तो मेथनॉल में एमिशन कम है, लेकिन मेथनॉल को बनाने का जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा हम एमिशन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मीथेन से मेथनॉल बना रहे हैं, तो मीथेन से जब हम मेथनॉल बनाते हैं ना तो मीथेन से मेथनॉल बनाने में हम कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बनाने में ही। अब उसके बाद बनने के बाद अगर उसने कम एमिशन किया भी तो लिया दिया तो सब बराबर हो गया ना। तो ऐसा मेथनॉल जिसके बनने में ही खूब एमिशन हो गया हो, अगर वो
कम एमिशन कर भी रहा है, तब भी हम उसे एक अच्छा मेथनॉल तो नहीं कह सकते जो हमारे क्लाइमेट चेंज को काउंटर करेगा, और हम उसे ग्रीन भी नहीं कह सकते क्योंकि एमिशन तो ओवरऑल हो ही गया है। लेकिन जब हम मेथनॉल को बनाने में एमिशन नहीं करते हैं, यानी कि हम रीन्यूएबल सोर्सेज से मेथनॉल बना लेते हैं, तो मेथनॉल तो ज़्यादा एमिशन करता नहीं है, लेकिन मेथनॉल को बनाने में जो एमिशन होता है ना, हम उसे काउंटर कर ले जाएं, यानी कि हम रीन्यूएबल सोर्सेज से मेथनॉल बना ले जाएं। तो जब हम रीन्यूएबल सोर्सेज से मेथनॉल बना लेते हैं और मेथनॉल कम एमिशन करता है, तो ऐसे मेथनॉल को हम ग्रीन मेथनॉल कहते हैं। ये ग्रीन कलर का मेथनॉल नहीं होता। आपको समझ में आ गया? बनाने का जो प्रोसेस है उसमें हम रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो मेथनॉल ग्रीन मेथनॉल हो जाएगा। जो ग्रीन मेथनॉल है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम रीन्यूएबल सोर्सेज से बनाते हैं बिना एमिशन किए, और तब कई बार तो हम इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक लो कार्बन फ्यूल है जिसमें कई बार हम बायोमास का गैसिफिकेशन, बायोमास जो होता है ना, जो लकड़ी या फिर जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, उनको जब हम गैसिफिकेशन कर लेते हैं, या कई बार हम रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मेथनॉल बना लेते हैं। कई बार इसमें कैप्चर्ड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह से कार्बन एमिशन होता है तो हम उसे पार्टिकल्स में कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि ग्रीन मेथनॉल को बनाते वक्त हमें कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें कैप्चर्ड कार्बन का यूज कर लेते हैं, तो वो वही एमिशन है जो हो चुका है। तो अगर हम ऐसा कार्बन यूज कर रहे हैं मेथनॉल बनाने में, तो वो भी इस प्रकार के मेथनॉल को ग्रीन मेथनॉल बना देता है। जो केमिकल कंपाउंड इसमें यूज होते हैं वो लो कार्बन लिक्विड फ्यूल के, मतलब इसे लो कार्बन लिक्विड फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और ये फॉसिल फ्यूल का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है जो कि डीकार्बनाइजेशन में हेल्प कर सकता है और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में भी मदद कर सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ग्रीन मेथनॉल इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में हम कम एमिशन करते हैं। अब समझिए, एक होता है ग्रे मेथनॉल। ग्रे मेथनॉल क्या है? ये हम बनाते हैं सिंथेसिस रिएक्शन के जरिए। इसमें हम नेचुरल गैस के मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम नेचुरल गैस के मीथेन का इस्तेमाल कर रहे हैं मेथनॉल बनाने के लिए, कुछ केसेस में चाइना में कोल का भी यूज करते हैं, तो मीथेन और कोल वैसे ही बहुत ज़्यादा एमिशन कर देते हैं, और उसके बाद जो हमें मेथनॉल मिलता है वो पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी नहीं होता, तो इसे हम ग्रे मेथनॉल बोलते हैं। हालांकि ये कम एमिशन करता है। एक होता है ब्लू मेथनॉल। इसमें जो हम मेथनॉल बनाते हैं वो नेचुरल गैस से डिराइव करके बनाते हैं। अब इसमें भी कई बार हम जो कैप्चर्ड और स्टोरेज किया हुआ कार्बन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसमें एमिशन कम तो होता है लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं होता, तो इसे हम ब्लू मेथनॉल कहते हैं। तो कैसे बनाया गया है उसके बेसिस पे इसकी कैटेगरी डिसाइड हो जाती है। तो ये तो पूरा मामला ग्रीन मेथनॉल का हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रसाद प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर पे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। प्रसाद स्कीम का या प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, शॉर्ट में बोलते हैं प्रसाद। 2014-15 में स्कीम लॉन्च हुई थी। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कंफ्यूजन होती है, जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो 100% का क्या मतलब है? क्योंकि 100% हो गया तब तो सेंट्रल सेक्टर हो गया ना। कई बार देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 100% इसलिए बोल दिया जाता है कि ये स्कीम स्टेट का हिस्सा मांग सकती हैं या पहले मांगती थी। मतलब ये काइंड ऑफ है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही, इनमें स्टेट को अपना हिस्सा देना चाहिए, लेकिन फॉर नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पे कर रही है। तो इस प्रकार की स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम ना बोल के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 100% बोल दिया जाता है। ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के एम्बिट में है। जो स्कीम है वो फोकस करती है कि हम जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें, और जो लोगों का टूरिज्म एक्सपीरियंस है उसे और बेटर करें। इसके जरिए जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है या फिर पिलग्रिमेज की डेस्टिनेशन है, नॉट टूरिज्म, हालांकि पिलग्रिमेज भी अब इस तरीके से मॉड्यूलेट किया जा रहा है कि ये रिलीजियस टूरिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे हम प्रियोरिटाइज करेंगे, प्लान करेंगे सस्टेनेबल मैनर में कि लोगों का जो रिलीजियस टूरिज्म का एक्सपीरियंस है हम उसे बेटर करें, और इसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद ले रहे हैं। प्रसाद स्कीम के तहत कई सारी सिटीज़ को टारगेट किया गया है, जैसे कि अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, अजमेर, वाराणसी, गया, कामाख्या, द्वारका, पुरी, अमरावती, कांचीपुरम और वेलंकन्नी। ये लोकेशंस हैं जिनको टारगेट किया गया है। आइए रिवीजन करते हैं। पोलर बियर आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, सही बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड है चाइना के बीजिंग में, गलत है। ये फिलीपींस के मनीला में है, हमने डिस्कस किया था। सीडीएसयू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एम्बिट में काम करते हैं, सही बात है। ऑनलाइन गेमिंग स्पोर्ट मिनिस्ट्री के एम्बिट में है, गलत बात है। ये मेती के अंडर में है, हमने डिस्कस किया था। तो हमारा आज के सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन का पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और रिवीजन करना मत भूलिएगा। तो इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं।
नए साल के लिए तैयार रहिएगा, हम नए तरीके से अपना प्रीलिम बूस्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।